हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 551 के आगे से 20 क्वेश्चंस आज भी कवर करेंगे। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस ऑलरेडी इसी चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये जो हम पीडीएफ जो है डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो एमसीक्यू सीरीज़ डिस्कशन कर रही है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी किंग्स कॉमर्स जोन की ऐप के अंदर। उसी ऐप के अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे अकाउंटेंसी के विद एनालिसिस वीडियोज़। आप ये दोनों चीज़ें उस ऐप को डाउनलोड करके ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। साथ ही साथ एक क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूँ, थर्सडे से उसकी क्लासेस शुरू होंगी। जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ पर जो भी अपनी क्वेरी है वहाँ से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 551। ए पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय फर्म अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज नोन। जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदी, जिसको हमने पैसा देना है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए इज क्रेडिटर इज द राइट आंसर। तो जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदी उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, हमारी लाइबिलिटी होती है। डेटर वो होता है जिसको हमने उधार में गुड्स बेची हो, सेल की हो जिसको उधार में, उसको हम डेटर बोलते हैं। फिलहाल ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, assets are recorded at cost and are depreciated over their useful life. B, assets are valued at their market value at the year end and are recorded in books of accounts. C, assets are valued at their market value recorded in the books and depreciation charge on the market value. D, none of the above. देखिए दोस्तों, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट दो चीज़ें हमें बताता है। पहली कि बिजनेस इनडेफिनिट पीरियड के लिए रन करता है, वो 5 साल हो सकते हैं, 10, 20, 30, तो इनडेफिनिट पीरियड के लिए रन करते हैं। और उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए एसेट्स की जो हम लाइफ है उसको ईयर्स में बांट देते हैं। कैसे? बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सो आंसर क्या रहेगा? एसेट्स और रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, कि एसेट्स को हम कॉस्ट के हिसाब से, कॉस्ट मतलब जो पैसा हमने खर्च किया उनको खरीदने में, तो एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड आर डेप्रिसिएटेड ओवर देयर यूजफुल लाइफ। और उनकी जो वैल्यू है धीरे धीरे हम डेप्रिशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूजफुल लाइफ। इज द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इनमें से किस अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसेट्स और एक्सपेंस इनका होता है डेबिट बैलेंस, और कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम्स इनका होता है क्रेडिट बैलेंस। पहले तो ये क्लियर करो। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनमें से किसका डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं। देखिए, मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट तो मैंने अभी बताया, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, करंट अकाउंट वो होता है जिसमें पार्टनर्स की हम इनकम और एक्सपेंसेस दोनों रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर इनकम ज़्यादा हैं तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, अगर एक्सपेंस ज़्यादा हैं तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो करंट अकाउंट पार्टनर्स का जो होता है उसका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कोई भी हो सकता है। परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा गया था जिसका दोनों में से कोई भी हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट, तो वो आंसर हमारा रहेगा बी, यानी करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, क्योंकि इसमें इनकम और एक्सपेंस दोनों रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंस ज़्यादा तो डेबिट बैलेंस, इनकम ज़्यादा तो क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डेबिट बैलेंस की बात कर रहा हूँ कि डेबिट बैलेंस है, इट मीन डेबिट साइड क्रेडिट साइड के मुकाबले बड़ी है। अगर मैं क्रेडिट साइड बैलेंस की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स जो क्रेडिट साइड आपके अकाउंट की वो डेबिट के मुकाबले बड़ी है। ये मतलब होता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ डेप्ट बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर हमारा जो उधार डेप्ट है, डेटर्स हैं, वो बैड हो जाते हैं, यानी हमें जो पैसा नहीं मिलता, जिसको हम बोलते हैं बैड डेट्स, तो किसको हम क्रेडिट करेंगे? देखिए, जब भी हमारे बैड डेट्स होते हैं तो हम बैड डेट्स को जो है डेबिट करते हैं। बैड डेट्स को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्योंकि रूल होता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और क्रेडिट किसको करेंगे? डेटर्स को। क्यों? डेटर्स हमारे एसेट हैं। जब एसेट हमारा डिक्रीज़ होता है, यानी डेट हमारे एसेट्स हैं, जब एसेट्स हमारे डिक्रीज़ होते हैं तो उनको कर दिया जाता है क्रेडिट, और अगर एसेट्स हमारे इंक्रीज़ होते हैं तो उनको कर दिया जाता है डेबिट। तो यहाँ पर हमारे डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना था, क्योंकि वो पैसा अब रिकवर नहीं होगा, तो हमारे डेटर्स डिक्रीज़ हो गए। डिक्रीज़ होने से हमारे डेटर क्रेडिट होते हैं। तो हमारा आंसर भी यही रहेगा, किसको क्रेडिट करना है? डेटर अकाउंट को। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अरे 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 अरे, जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट पे। द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस फॉर। आज ही इसकी बात पहले एमसीक्यू से भी हुई थी कि किसके लिए अंडरलाइंग बेसिस है, वो पहले एमसीक्यू में भी बता दिए, इसमें भी वही है। स्टेटिंग फिक्स एसेट देयर रियलाइजेबल वैल्यू इज द राइट आंसर।
तो मैंने आपको पहले भी बताया, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट दो चीज़ें बताता है, बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए रन करता है और उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए बिजनेस के जो एसेट्स हैं उनकी जो लाइफ है उस लाइफ को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उस लाइफ पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाकर एसेट की वैल्यू को हम दिखाते हैं। तो स्टेटिंग फिक्स एसेट्स एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे 556, कॉस्ट पर यूनिट विल नॉट चेंज वट एवर मे बी द लेवल ऑफ आउटपुट। किसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो चेंज नहीं होती, फिक्स्ड, वेरिएबल, एवरेज, टोटल। सबसे पहली बात, कॉस्ट पर यूनिट की बात हो रही है, ना कि टोटल कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट होती है वो चेंज नहीं होती। याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं होती, टोटल कॉस्ट चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, मान लो पर यूनिट कॉस्ट 2 रुपये है, अगर हमें 1000 यूनिट बनाने हैं तो ये हो गई कितनी, 2000। ठीक है, एक ज़ीरो में यहाँ डाल रहा हूँ। मान लो अगर हमें 3000 यूनिट बनानी है तो कॉस्ट पर यूनिट 3000 इंटू 2 कर लेंगे, कितनी हो गई, 6000। तो मैंने क्या कहा, कॉस्ट पर यूनिट जो है ये चेंज नहीं होती, टोटल कॉस्ट इसमें हमेशा चेंज हो जाती है। तो डैश कॉस्ट पर यूनिट विल नॉट चेंज वट एवर मे बी द लेवल ऑफ आउटपुट। कोई भी आउटपुट का लेवल हो वो कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट। चलिए जी नेक्स्ट पे, सेल बजट इज़ ए फोरकास्ट एक्सप्रेस्ड इन। देखिए, सेल बजट वो होता है जिसमें हम अपनी सेल्स को फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले महीनों में हम कितनी सेल्स कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कितना जो आउटपुट है हमारा, जो हमारी प्रोडक्शन है, कितना हम बेच पाएंगे और किस सेलिंग प्राइस पे बेच पाएंगे। तो सेल बजट इज़ ए फोरकास्ट एक्सप्रेस्ड इन, क्वांटिटी में भी एक्सप्रेस किया जाता है, कितनी क्वांटिटी हम बेचेंगे और कितने सेलिंग प्राइस पे हम बेचेंगे। तो दोनों ही आते हैं, इसलिए आंसर हमारा क्या रहेगा, सी। तो इसका याद रखो, इसका आंसर आपका है, मैं एक बार लिख देता हूँ सी पे, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, सी यानी बोथ ए एंड बी, यानी क्वांटिटी और मनी दोनों में ही हम उसको फोरकास्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट इज ए मास्टर बजट कंसिस्ट ऑफ। मास्टर बजट किसका बना हुआ है, ऑप्शन ए सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, मास्टर बजट वो होता है जिसमें सारे बजट इंक्लूडेड होते हैं, इट्स ए समरी ऑफ ऑल बजट, इसलिए आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए जी नेक्स्ट है, ए फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स केयरफुल स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस इनटू। देखिए, क्या है फ्लेक्सिबल बजट। मान लो मुझे कुछ प्रोडक्शन, मैंने पिछले साल प्रोडक्शन की थी 10,000 यूनिट, अब मुझे इस साल बनाने हैं 12,000 यूनिट, ज़्यादा बनाने हैं या फिर कम बनाने हैं, कुछ भी हो। तो उसके लिए जो बजट बनाया जाता है वो है फ्लेक्सिबल बजट, और उसके अंदर 3 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल। फिक्स वो होते हैं जो हम प्रोडक्शन बढ़ा लें या कम कर लें वो सेम रहेंगे, जैसे रेंट है, तो एक फैक्ट्री का मुझे अगर रेंट देना है तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम करूँ ज़्यादा करूँ तो वो फिक्स ही रहेगा। सेमी वेरिएबल वो हो गया जिसका कुछ पार्ट फिक्स रहता है, कुछ वेरिएबल होता है। और वेरिएबल एक्सपेंस वो होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ चलते हैं, यानी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन घटेगी तो घट जाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया था वेरिएबल कॉस्ट पर इनकी बात की थी। तो टोटल में जो वेरिएबल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चलती है, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी, घटेगी तो घट जाएगी। तो अगर हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है तो हमें इन तीनों चीज़ों की जो है क्लासिफिकेशन करनी होती है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एन आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, फाइनेंशियल एंटरप्राइज कौन सी होती है, सिंपल, ये जो बैंक्स वगैरह होते हैं जो कर्ज देते हैं ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज होते हैं। तो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, ये तो इंटरेस्ट से ही पैसा कमाते हैं, तो आंसर रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। अगर हमने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को विड्रॉ किया तो उससे क्या होगा, ये रिड्यूस स्टॉक, यस स्टॉक हमारा कम हो जाएगा, इंक्रीज कैपिटल, गलत। स्टॉक कम होता है, साथ ही साथ कभी भी हम ड्राइंग्स करें चाहे वो गुड्स की फॉर्म में हो या कैश की फॉर्म में, हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर, रिड्यूस स्टॉक एंड रिड्यूस कैपिटल, यानी दोनों ही चीज़ें कम हो जाएंगी। नेक्स्ट, द ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड ऑन ए कॉन्ट्रा एंट्री। देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है कैश बुक में, आपने पढ़ी होगी कॉन्ट्रा एंट्री, कि जो कैश बुक की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स में आती है। तो याद रखना, कॉन्ट्रा एंट्री 2 ही केस में बनती है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, लिख देता हूँ, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, और उल्टा विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। और ये भी याद रखना फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है, अब स्पेस नहीं है, फॉर ऑफिस यूज़ याद रखना कि 2 ही जगह पर कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, बैंक में पैसा जमा करवाना और बैंक से पैसा निकालना फॉर ऑफिस यूज़, नॉट फॉर पर्सनल यूज़। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं आप, कैश विड्रॉ
फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, मैंने कहा इसकी कॉन्ट्रा नहीं बनती। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर डिपॉजिट, अगर चेक मिला तो हमने बैंक में जमा करवा दिया, इसकी भी कॉन्ट्रा नहीं बनेगी। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हाँ इसकी कॉन्ट्रा बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने बैंक से अगर पैसा विड्रॉ किया तो हमारा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा और बैंक बैलेंस घट जाएगा। तो जिसमें दोनों पे ही इफेक्ट आ रहा हो, कैश और बैंक पे, हमेशा कॉन्ट्रेंटी उसकी बनेगी। सो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज इज द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट इज विच बोर्ड इन इंडिया डेवलप्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? ऑप्शंस आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ऑल इंडिया स्टैंडर्ड बोर्ड, स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि उस बोर्ड का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, ये है उसका नाम, ये भी याद रख लें। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज वेयर वुड ए सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर XYZ बी रिकॉर्ड? देखिए, जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं एसेट्स की, वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड, हाँ जी, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती हैं। हमारी सब्सिडीज़ बुक होती हैं जिसमें परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, कैश बुक है, सेल्स बुक है, ये सारी हमारी सब्सिडीज़ बुक हैं। तो सब्सिडीज़ बुक बेसिकली उनको कहते हैं जहाँ पर हमारी जिन ट्रांजैक्शन की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो सब्सिडीज़ बुक में रिकॉर्ड की जाती है। और बाकी बची हुई जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स या फिर क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, इन सब के लिए हम क्या बनाते हैं? जनरल प्रॉपर। सो सी इज़ द राइट आंसर। ए पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन डैश पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म में कितने से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते? दैट इज़ 50 से ज़्यादा जो पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो सकते। इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन देर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इट विल बी। अगर पार्टनर के एडमिशन के समय कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, उनको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? देखिए, उसमें हम बनाते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ है, यानी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसेट्स की इंक्रीज़, उसको हम क्रेडिट करेंगे, और एसेट्स की अगर डिक्रीज़ हो रही है उसको हम करेंगे डेबिट। यानी जितने भी लॉसेज हैं वो डेबिट किए जाते हैं, जितनी इनकम से क्रेडिट किए जाते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ये भी याद रखो, MCQ पूछ सकते हैं इसके ऊपर भी। तो एसेट्स की डिक्रीज़ क्योंकि लॉस है डेबिट साइड में आएगा, इंक्रीज़ क्योंकि गेन है क्रेडिट साइड में आएगा। इसी तरह लाइबिलिटी की भी बात की जाती है। लाइबिलिटी की इंक्रीज़ जो है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ है तो लॉस है वो डेबिट में आएगा, उल्टा होगा इसका। जैसे एसेट्स की इंक्रीज़ क्रेडिट में आई थी, लाइबिलिटी की डिक्रीज़, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट में आएगी। अब यहाँ पे बात हो रही है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर अनरिकॉर्डेड है इसका मतलब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी हमारी अगेन कहाँ आएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो ये आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से इसका आंसर बनेगा डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए जी, नेक्स्ट। गिवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड द फिगर ऑफ क्रेडिट सेल, द बैलेंसिंग फिगर ऑफ टोटल डेटर अकाउंट विल बी। देखिए, एक डेटर अकाउंट होता है जिसके अंदर हम मोटे तौर पर 4 चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। एक तो ओपनिंग बैलेंस कि हमारे डेटर कितने के थे, दूसरा हमने कितनी उसके बाद क्रेडिट सेल की वो रिकॉर्ड करते हैं, तीसरा इसके अगेंस्ट हमें कितना कैश आया बाय कैश, कितना कैश हमने रिसीव कर लिया, और लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन यानी कितने डेटर अब हमारे बच गए। तो 4 चीज़ें कुल मिला के मोटे तौर पर, पहले हमारे ओपनिंग डेटर कितने थे, फिर हमने कितनी क्रेडिट सेल की, उसके बाद कितना कैश आया और कितना बैलेंस हमारे डेटर्स का बच गया है। तो यहाँ पे लिखा है गिवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं और क्रेडिट सेल दिए रखी है तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? बैलेंसिंग फिगर होगी जो आपको कैश मिला है, ठीक है। सो आंसर क्या रहेगा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, यानी ये बी वाला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 18,000, परचेजेज इज 78,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,06,000, सेल्स आर 1,49,000। देखिए दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, सिंपल फॉर्मूला लगा लो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर सेल्स कितनी है? 1,49,000, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 1,06,000। तो डिफरेंस कर लो, 43,000 आएगा डिफरेंस, हमारा बी आंसर रहेगा। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द बैलेंस इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आफ्टर मीटिंग द लॉस एंड रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर विल बी ट्रांसफर्ड। देखिए, जब एक नया पार्टनर आता है तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है उसका जो बैलेंस होता है, लॉस को कवर करने के बाद, लॉस निकालने के बाद उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? सबसे पहले ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है। बेसिकली जब बिज़नेस को इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें एक रिस्क होता है कि इन्वेस्टमेंट जो बिज़नेस ने की
वो इन्वेस्टमेंट कल को कम भी हो सकती है, यानी उसकी वैल्यू कम हो सकती है, ठीक है। तो उस वैल्यू कम होगी उसको काउंटर करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पहले से बना दिया जाता है। अब सपोज करो कि हमने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा था 50,000 का, यानी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो 50,000 तक उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो हमने पहले से उसकी तैयारी कर रखी है, 50,000 हमने रिजर्व में रखा हुआ है, बराबर है। अब सपोज करो कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई वो सिर्फ 20,000 कम हुई, तो हमने एक्सपेक्ट किया था लॉस 50,000 का, वैल्यू सिर्फ 20,000 कम हुई, इसका मतलब 30,000 हमारे पास बच गया, ये एक तरह का रिजर्व है। तो अगर ये बच गया तो ये सारा किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा और ओल्ड रेशियो में जाएगा। ये भी याद रख लो, कई बार पूछ लेते हैं कि किस रेशियो में बटेगा, दैट इज ओल्ड रेशियो, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। लास्ट, पर्पस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक को छोड़कर बाकी सारे अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या है, इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रू, ये तो अकाउंटिंग का ही पार्ट है। क्लासीफाई द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, हाँ क्लासिफिकेशन भी करना, मतलब लेजर्स बनाना और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाना, ये भी इसका है। नेक्स्ट इज समराइज्ड एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर, यस समराइज किया जाता है, समराइज के अंदर ही हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। और मैंने बताया था दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सब आपको बताया हुआ है, अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ा भी होगा, ये भी इसका काम है। डिक्टेट द स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजेक्शन दैट द एंटरप्राइज में एंगेज, यानी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, एक बिजनेस की कुछ स्पेसिफिक यानी कुछ ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना नहीं। एक जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो बिजनेस की हर तरह की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। सो ये जो है ये इसका पार्ट नहीं है, डी। सो दोस्तों ये थे आज के MCQs, नेक्स्ट MCQs आपको कल मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।